तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। देखो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह हो। परिमेय संख्या है प्लस अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। तो देखो यहाँ पे वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती है, तो इसलिए यह कथन सत्य हो गया। तो दूसरा कथन हमारे पास क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। देखो संख्या रेखा पर हमें क्या चेक करना है, प्रत्येक जो संख्या होगी हमारे पास ये बोल रहा है रूट m के रूप में होनी चाहिए। देखो संख्या रेखा पर ये हो गया 0 और इधर वाली संख्या होती है धनात्मक और ये इधर वाली ऋणात्मक संख्या होती है। तो यहाँ पे ये संभव नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या अगर रूट के अंदर आएगी तो वह अवास्तविक संख्या हो जाएगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, संख्या रेखा पर धनात्मक व ऋणात्मक संख्या होती है, प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। तो ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। दूसरा कथन जो बोल रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु m के रूप का रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो देखो अब तीसरा प्रश्न हम करते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या। जो वास्तविक संख्या होती है उसमें प्रत्येक संख्या जो होगी वो अपरिमेय संख्या होगी क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, असत्य होगा ये कारण। देखो कारण क्या है हमारे पास, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। देखो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होगी वह अपरिमेय संख्या होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3/4। तो ये तो हो गई हमारे पास ये हो गई हमारे पास परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आ गई, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगी। तो देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास ये संभव नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। देखो यदि अगर कोई संख्या है, मान लो जैसे √2 है, इसका तो बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन यदि मैं √1 को बोलूं तो ये तो पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा। तो पूर्ण वर्गमूल बनते ही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √1 को 1 × 1, एक जोड़ा बनता है, एक संख्या बाहर आ जाती है। तो देखो यहाँ पर दूसरे मैं उदाहरण दे देता हूँ, √4 है, तो √4 को मैं रूट के अंदर 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो ये देखो एक जोड़ा बन गया, तो इससे हमें √4 को 2 लिख सकते हैं, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो देखो अब हमारे पास ये हो गई संख्या, ये परिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 2 है एक पूर्णांक है, और पूर्णांक को हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास परिमेय संख्या। ये प्रश्न बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जो कुछ धनात्मक संख्या होगी वह परिमेय संख्या भी होगी, इसलिए यह सत्य नहीं है। तो हमने ये उदाहरण भी दे दिया है। यहाँ पे एक और उदाहरण ले लेते हैं आप, √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए यह हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब तो देखो अब हम आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है दिखाए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे निरूपित, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमारे एक भुजा है, जो आधार है वो है 2, और एक जो भुजा है वो हमारे पास है 1। तो हमें ये कर्ण निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास है OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका 2 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 यानी 5 बन जाएगा। अब हमारे पास अगर यदि मैं ओ बी सिर्फ यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊँ तो ये इस साइड में रूट लगेगा, तो ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √5। अब हमें क्या करना होगा, ये तो √5 है, ओ बी की वैल्यू हमें संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर ओ बी को त्रिज्या मानकर हमें एक चाप काटना होगा जो संख्या रेखा पर हमें √5 को निरूपित करेगा। तो देखो हम इसको, अब मैं इसको यहाँ पे निरूपित कर देता हूँ। तो देखो इस त्रिभुज को मैं यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को मिला दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो देखो इस संख्या रेखा पर मैंने इसको लाइन को मिला दिया है। तो ये संख्या है हमारे, ये इस संख्या रेखा पर मैंने इस लाइन को मिला दिया, तो ये हमारे पास है √5 और ये जो ओ से ये है बिंदु हमारा ओ है, ये ए है, ये बी है, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, और जो ये ओ से ए तक ये हमारे पास है 2। अब हमें क्या करना होगा, बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ बी को त्रिज्या मानकर हमें एक चाप काटना होगा। तो प्रकार की सहायता से हम ये चाप काट देंगे। तो देखो मैंने बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ बी को त्रिज्या मानकर मैंने एक चाप काटा है, ये चाप काट दिया मैंने, जो बिंदु पी पर संख्या रेखा पर मिलेगा। ये बिंदु हो जाएगा हमारा, जो ये बिंदु आया है ये वाला बिंदु हो जाएगा पी। तो संख्या रेखा पर जो बिंदु पी है वो किसके बराबर है, √5 के बराबर। जो ये संख्या रेखा पर बिंदु पी आया है ये हमारे √5 के बराबर होगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमने ये रचना की है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो जो हमने रचना की है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर, यानी ओ बिंदु है जो हमारा उसको केंद्र मानकर, और ओ बी को जो ये √5 वाली लाइन है इसको मैंने त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा पर बिंदु पी पर काटता है, यानी बिंदु ये पी है हमारे पास इस पर काटता है, तब बिंदु पी संख्या रेखा पर √5 के बराबर होता है। तो ये जो ये संख्या है ना ओ से पी तक, तो ओ पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √5। ओ बी हमारे पास किसके बराबर हो गया, ओ पी के बराबर, क्योंकि जो हमने ओ बी को त्रिज्या मानकर जो चाप काटा है वो संख्या रेखा पर ओ पी पर मिलता है। तो इससे ये प्रश्न हल हो जाता है, इसका आंसर है। तो यहीं पर ये क्वेश्चन हमारे समाप्त होता है। आगे है एक क्वेश्चन क्रियाकलाप है जो आपको होमवर्क के रूप में करना होगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।